हम लोग इस वीडियो में इतिहास के पहले चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो आज हम लोग इसी चैप्टर से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे। और हम आपको बता दें कि यह जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का आगमन, इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको पीछे के वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको सारे विषय की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जा रही है। तो जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड की तरफ से मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं वो इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, और इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का वीडियो दिया गया है, आप इसे बेहतर तरीके से मैट्रिक की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक एक करके आपको सभी क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो चलिए आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है लुई 18वां ने, बी है नेपोलियन बोनापार्ट ने, सी है नेपोलियन थर्ड ने, कि डी है बिस्मार्क ने। तो पहला का सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। तो पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? ऑप्शन ए है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, कि ऑप्शन बी है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, कि सी नंबर है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, कि डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दूसरा का सही आंसर कौन सा होगा? तो यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। तो दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी, ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है पर्सा को, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया को, ऑप्शन सी है तुर्की को, और ऑप्शन डी है ब्रिटेन को। तो बताइए तीसरा का सही आंसर कौन सा होगा? तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तो तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? मार्च 1848 ईस्वी में, कि अप्रैल 1848 में, कि मई 1848 ईस्वी में, कि जून 1848 ईस्वी में? हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में मेटरनिख के बारे में बताए थे, और उसमें हम आपको बताए थे कि मेटरनिख का पतन हुआ था मई 1848 ईस्वी में। तो चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मेटरनिख का पतन मई 1848 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा ली गई थी? फ्रांस में वह कौन सा शासक वंश था जिसकी पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा ली गई थी? ऑप्शन ए है ऑर्लिया वंश, बी है बुर्बो वंश, सी है हैब्सबर्ग, और डी है जारशाही। तो पांचवा का सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, बुर्बो वंश। फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा ली गई थी। तो पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? इटली और जर्मनी दोनों के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया खड़ा था। तो छठा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और सातवां नंबर क्वेश्चन देखने के पहले हम आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे दें। तो इम्पॉर्टेंट जानकारी यह है कि अब आप सभी लोग 10वीं कक्षा के सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर बाय चैप्टर का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और वहां से जाकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, और वहां से जाकर के देख सकते हैं। जिस भी पीडीएफ से हम आपको बताते हैं यहाँ पर वीडियो के माध्यम से, वो सारे पीडीएफ वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं।
अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए है लाल सेना से, बी है चेका से, सी है लाल कुर्ती से, या फिर डी है कार्बोनारी से। तो बताइए 7वां का सही आंसर कौन सा होगा? मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो 7वां का सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। मैजनी का संबंध कार्बोनारी से था। तो 7वां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जालवेरिन एक संस्था थी। ठीक है, जालवेरिन एक संस्था थी। तो किसकी संस्था थी? व्यापारियों का था कि क्रांतिकारियों की संस्था थी कि बुद्धिजीवियों की थी कि सामंतों की थी? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। 8वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। अब चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? हमेशा यह याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह संधि है, एड्रियानोपुल की संधि। तो 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ऑप्शन ए है हंगरी, बी है तुर्की, सी है यूनान और डी है पोलैंड। तो बताइए 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो 9वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तुर्की के साथ। 1829 की जो एड्रियानोपुल की संधि थी वह तुर्की के साथ हुई थी। चलिए तो 9वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है गृह मंत्री के पद पर, बी है सेनापति, सी है फ्रांस का राजदूत और डी है प्रधानमंत्री। तो बताइए 10वां का सही आंसर कौन सा होगा? तो 10 का सही आंसर डी नंबर होगा। काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो 10 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था कि किसान था कि सैनिक था कि दार्शनिक था? तो हम आपको बताए थे कि गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। तो 11 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है दक्षिण अमेरिका, बी है यूरोप, सी है उत्तरी अमेरिका और डी है पश्चिमी एशिया। तो बताइए 12 का सही आंसर कौन सा होगा? तो 12 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इटली एवं यूरोप वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रक्त एवं लौह की नीति का संपादन किसने किया था? या फिर रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में भी बताए थे कि रक्त एवं लौह का जो नीति है वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो बताइए 13 का सही आंसर कौन होगा? रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो हम आपको बताए थे कि रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। तो 13 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए है तुर्की, बी है इंग्लैंड, सी है जर्मनी और डी है यूनान। तो 14 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यूरोप वासियों के लिए यूनान जो देश है उसका साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। हम आपको बताए थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में कि यूनान में विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, तो यूनान से पढ़ करके लोग अपने देश का तरक्की कर रहे थे, लेकिन खुद यूनान तरक्की नहीं कर रहा था। यह बात हम आपको विस्तार से वहां पर बताए थे। चलिए 14 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में कि 1870 में कि 1866 में कि 1864 में? तो 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह कौन सा युद्ध था जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? ऑप्शन ए है प्रसा डेनमार्क का युद्ध, बी है सीडान का युद्ध, सी है सेडाओ का युद्ध
और डी है क्रीमिया का युद्ध। तो बताइए 16 का सही आंसर कौन सा होगा। तो हम आपको बताए थे कि सीडन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। तो 16 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि सीडन का युद्ध जो हुआ उसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। तो 16 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की? काउंट काबूर ने, कि बिस्मार्क ने, कि मेजनी ने, कि गैरीबाल्डी ने? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की। तो 17 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यंग इटली की स्थापना किसने की? हम आपको ऊपर में बताए यंग यूरोप की स्थापना किसने की, अब यहाँ पर है कि यंग इटली की स्थापना किसने की। तो 18 का भी सही आंसर बी नंबर ही हो जाएगा कि यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यंग यूरोप और यंग इटली दोनों की स्थापना जो है वह मेजनी ने ही किया था। तो 18 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीडन का युद्ध कब हुआ था? सीडन का युद्ध कब हुआ था? 1867 ईस्वी में, कि 1868 ईस्वी में, कि 1870 ईस्वी में, कि 1871 ईस्वी में? तो 19वां का सही आंसर हो जाएगा कि सीडन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। तो 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 ईस्वी में जो फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ वह युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था, कि सेडोवा में हुआ था, कि साइडाइन में हुआ था, कि फ्रैंकफर्ट में हुआ था? तो 20वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1870 ईस्वी में जो फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ वह सेडोन में हुआ था। तो 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1815 ईस्वी, बी है 1820 ईस्वी, सी है 1825 और डी है 1830 ईस्वी। तो बताइए 21 का सही आंसर कौन सा होगा? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 21 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। ध्यान रखिएगा, वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? फ्रांस की, कि इंग्लैंड की, कि ऑस्ट्रिया की, कि रूस की? तो 22 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। 22 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? ठीक है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1854 ईस्वी में हुआ, कि 1855 में, कि 1856 में, कि 1860 में? तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा कि क्रीमिया का युद्ध 1854 ईस्वी में हुआ था। तो 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन ए है पुनर्जागरण से, कि बी है धर्म सुधार आंदोलन से, कि सी है गौरवपूर्ण क्रांति से, कि डी है फ्रांस की क्रांति से? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ वह फ्रांस की क्रांति से हुआ। तो 24 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 में, कि 1791 में, कि 1801 में, कि 1804 में? तो 25वां का सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई। 25 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है नेपोलियन बोनापार्ट, बी है लुई अठारहवां, सी है चार्ल्स एल्बर्ट और डी है मेटरनिक। तो बताइए वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो 26 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मेटरनिक था। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक था। तो 26 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था?
मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में सारा कुछ डिटेल में बता चुके हैं, तो यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए बताइए, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। गणतंत्र की स्थापना करना, कि प्रजातंत्र की स्थापना करना, कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, कि नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। तो 27 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन है लाल सेना से, कि कार्बोनरी से, कि फिलिक हेटारिया से, कि डाइट से। तो 28 का सही आंसर जो हो जाएगा कि मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। 28 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो ऊपर के भी क्वेश्चन में हम आपको यह बताए कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था। तो 29 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। तो 29 का ग आंसर सही हो जाएगा। चलिए सबसे अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। काउंट काउर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काउर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन ए है सेनापति, बी है फ्रांस में राजदूत, सी है प्रधानमंत्री और डी है गृह मंत्री। तो यह वाला भी क्वेश्चन हम आपको ऊपर में बताए कि काउंट काउर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। तो 30 का ग आंसर सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो चलिए इसी के साथ आपका जो यह चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और जो स्टूडेंट भी इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।